चलिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक देखो हमने वेक्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यानी वेक्टर की कंप्लीट थ्योरी हो रही है। अब वेक्टर की थ्योरी हो जाने के बाद लगभग वेक्टर के 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं क्वेश्चन में सब कुछ है, ठीक है। तो जैसा कि वेक्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है। इन्होंने बोला है, कई बार छाटने को ऐसा आता है डायरेक्ट, इनमें से कौन तुम्हारी अदिश राशि नहीं है, ये है क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इनमें से बताइए कौन सी राशि अदिश नहीं है, सवाल ध्यान से सुना, तो कहना समय, गति और दूरी, ये तीनों अदिश राशि हैं। जबकि जो बल है ना बच्चा, बल, सर वो अदिश राशि नहीं होती, सर वो कैसी राशि होती है, तो कह देना बल तुम्हारी एक सदिश राशि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, बल एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इनमें से बताइए कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, ठीक है, इनमें से बताइए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो कहना सर देखो एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। उसके अलावा एक्सेलेरेशन बलाढूर एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। लेकिन मैंने आपको कहा था पावर हो गया, शक्ति हो गई, ऊर्जा हो गई, ये सब वेक्टर नहीं होती सर, ये कैसी राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश। तो विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन एक अदिश सदिश राशि नहीं है, तो कहना पावर सदिश राशि नहीं है, पावर एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अब डायमेंशन निकालना देखो मैंने आपको सिखाया था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डायमेंशन के फॉर्मूले नहीं लिए। क्यों? क्योंकि डायमेंशन निकालना मैंने आपको लगभग सब कुछ सिखा दिया, बार बार डायमेंशन मैं आप सिखाऊं कोई मतलब नहीं उस चीज का। द्रव्यमान और भार के बारे में बताइए कौन सी बात सही है। देखो होता क्या है, ये बहुत खास क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया। जब भी कभी द्रव्यमान की बात करते हैं तो याद रखना ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? कहना द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जबकि अगर भार की बात करते हैं तो भार में W बराबर आता है mg, ये त्वरण है, और त्वरण एक सदिश राशि है, जिसकी वजह से भार भी कैसा राशि होती है सर, ये भी एक सदिश राशि हो जाता है, भार सदिश राशि होती है। तो प्रश्न हो जाएगा द्रव्यमान सदिश, गलत हो गया, ये भी गलत है सर, हरा, तो ये भी गलत हो सकता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर डी। चेक कीजिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होगी। आप बताइए इनमें से वो कौन सा जोड़ा है जिसकी दिशा हमेशा एक समान है, हमेशा एक समान होगी। जैसे कि बल और संवेग लिखा है, बल और डिस्प्लेसमेंट लिखा है, यानी बल के साथ ही सारी चीजें लिखी है। आप मुझे बताइए तीन में से कौन सी बात एकदम सही है, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम कैदेट से। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बल बराबर F बराबर क्या होता है सर, F बराबर होता है m इंटू ए। बताइए, अब आपको पता है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसलिए द्रव्यमान के ऊपर देखो मैंने वेक्टर नहीं लगाया, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तो जो दिशा तुम्हारे त्वरण की होगी वही दिशा तुम्हारे बल की होगी। तो बल और त्वरण यानी फोर्स और एक्सेलेरेशन, इन दोनों की दिशा एक समान होती है ना। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसकी दिशा एक समान है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग के माइंड में फिर एक फॉर्मूला हो रहा है, उसको भी सुनिए। देखो तुमसे कहा जाता है कि संवेग P बराबर क्या होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। सुनो, तो वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगाइए तो संवेग के ऊपर वेक्टर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो द्रव्यमान है सर, ये द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि। तो याद रखना संवेग की दिशा वेलोसिटी की दिशा के बराबर होती है, जहां वेलोसिटी की दिशा होगी वहां संवेग की होगी। फिर आप लोग कहोगे कि बल के बारे में हो गया, संवेग के बारे में हो गया, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बल और त्वरण इन दोनों की दिशा समान होगी, है ना। तो बस इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं दिशा के बारे में, याद रखिएगा, बड़ा आसान होता है, कोई कठिन नहीं है। चलिए कार्य के बारे में बताइए, कार्य के लिए कौन सी राशि, कौन सा कथन सही है। आपको कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, क्योंकि जब भी कभी हम लोग बात वर्क की करते हैं तो आपको एक ही चीज याद आती है कि W बराबर होता है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट सही, यही तो वर्क होता है, बल और विस्थापन का, है ना। तो आप मुझे बताइए कार्य एक अदिश राशि है सर, कार्य एक कैसी राशि, अदिश। अदिश का मतलब होता है कि इसमें सर दिशा नहीं होगी, है ना। तो कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण, यही तो सही है। दिशा और परिमाण दोनों होते गलत होता गया, अरे दोनों नहीं होते गलत है, दोनों होते गलत है, केवल दिशा होती गलत है।
तो सर 8 ये अदिश राशि है टार, और अदिश राशि का मतलब है कोई दिशा नहीं हो रही, लेटेंट परिमाण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? सवाल ये है कि इनमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, कहना आयतन हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया, ये सब की सब अदिश राशि है। लेकिन जो आघूर्ण होता है जिसको मोमेंट कहते हैं, सर मोमेंट m बराबर होता है r क्रॉस f, दोनों का सदिश गुणनफल होता है बच्चा। सदिश गुणनफल होने की वजह से ही मोमेंट एक कैसी राशि होती है? कहना मोमेंट एक होती है सर सदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सर ये सदिश है, इन्होंने बोला था कौन अदिश नहीं है, आंसर जाएगा वाला मोमेंट के साथ। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी मात्रा सदिश राशि नहीं है? तो कहना कार्य, वेग, त्वरण, बल, इन तीनों में जो नीचे वाले तीन लिखे ना वो सब सदिश है। चेक कर लो भाई, वेलोसिटी भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है। लेकिन कार्य जो है वो कैसी राशि है? तो कहना कार्य एक अदिश राशि है। तो अदिश और सदिश को पहचानने के लिए आता है ना, तो कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सवाल है कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इंपल्स हो गया, त्वरण हो गया, भार, ये सब सदिश है। लेकिन जो विद्युत धारा होती है, करंट होती है सर, वो कैसी राशि होती है? सर करंट एक अदिश राशि होती है। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और ये सदिश नहीं है। हालांकि कई बार आपको एक कंफ्यूजन होता है कि विद्युत धारा में तो सर दिशा भी होती है, लेकिन वो दिशा होने के साथ साथ वो दिशा का कोई मतलब नहीं होता, वो डायरेक्शन ना कह सकते हो कि सदिश गुणनफल के नियमों का पालन नहीं करता। तो विद्युत धारा सदिश नहीं अदिश राशि होती। इनमें से कौन सदिश राशि है? आप बताओ कौन सदिश है? तो कहना प्रेशर हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, स्पीड हो गया। अरे सर ये तो सब अदिश है, इनमें से सारी की सारी राशियां अदिश है। बताओ, अगर सारी अदिश है तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ इनमें से कोई नहीं, कोई सदिश नहीं है। पृष्ठ तनाव भी अदिश राशि होती है, सरफेस टेंशन भी कैसी राशि? अदिश। पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? तो जब आपसे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बताइए ये कैसी राशि है, तो मैंने एक लाइन आपको बताई दी कि जहां कहीं क्षेत्र लिखा हुआ मिल जाए या फिर खुद क्षेत्रफल होना चाहिए, तो क्षेत्रफल हमेशा कैसी राशि होती है? सर क्षेत्रफल हमेशा सदिश राशि होती है। अच्छा, कई बार क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी तुमसे पूछता है। देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये कोई एरिया बना के दिखाया, ये एरिया, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन निकलेगी यहां से, सर इस एरिया की जो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी, सर वही परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? सर यही इसकी कह सकते हो दिशा हो जाएगी। सर यही इसकी दिशा हो जाएगी। अरे तो क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर जो लाइन निकलती है जिसको आप कह सकते हो उस क्षेत्रफल की अक्ष, सर यही इसकी दिशा होती है। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ याद रखिएगा। जहां जहां क्षेत्र लिखा होगा, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, सब सदिश राशि होती है। सब कैसी राशि होती है? सदिश। आगे देखिए, किसी इकाई सदिश को 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब सी का मान बताइए। इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो सदिश आपने लिखा ना सर, ये सदिश, ये एक इकाई सदिश है। बताइए, और इकाई सदिश का मतलब ये होता है एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। अगर मैं इसका परिमाण 1 कहता हूं तो भैया इसका स्क्वायर काट जोड़ दो, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। सर अगर ये इकाई सदिश है तो इसका परिमाण 1 होना चाहिए। थोड़ा और कैलकुलेशन कीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं पूछूं c बराबर कितना हो जाएगा, तो जो मुझे नजर आ रहा है वो अंडर रूट 0.11, रूट 0.11 अगर ये c का मान होगा तो कंफर्म जो है ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा। तो प्रश्न यही तो था कि किसी इकाई सदिश को प्रदर्शित किया जाता है, c का मान बताइए। एकदम आसान सवाल। आगे देखिए 12वां नंबर, सदिश a बराबर लिखा हुआ है i प्लस j द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण बताइए। इनके द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया क्या बताना है? सर कोण बताना है। बताइए, बन जाएगा? याद करो, मैंने आपको बताया भी था इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। यदि वेक्टर लिखा हुआ है i प्लस j, ऐसे वेक्टर लिखा, तो सबसे पहला काम होगा इसका परिमाण निकालना,
और याद करो परिमाण कैसे निकलता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था परिमाण निकालने का आसान सा तरीका कि जितने भी गुणांक है i का गुणांक 1 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 1 का स्क्वायर, तो फाइनली देखिए ये हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर ये √2 होगा, अगर ये √2 होगा तो मेरे भाई बताओ x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, इन्होंने x एक्सिस के साथ पूछा है, ठीक है। तो i का गुणांक देखिए कितना है 1, मॉड में कितना आया √2, तो cos अल्फा बराबर 1/√2, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सर, अल्फा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी के साथ। समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर देखिए। एक सदिश इतना है, दूसरा सदिश इतना है कि परिणामी सदिश के समांतर, मतलब इसका पहले आपको कौन सा सदिश निकालना सर, इसका निकालना सबसे पहले परिणामी सदिश, फिर उसके समांतर इकाई सदिश बताइए, परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश बताइए। तो एक काम करते हैं ना, ए और बीटा पहले परिणामी तो निकाल ले, ए और बीटा रिजल्टेंट तो निकालने हैं, तो कहना याद करो रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है दोनों को उठा के बस आपस में जोड़ दीजिए, यही तो रिजल्टेंट है, बताइए। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 4i, यहां पर -i है तो जोड़ा जाएगा तो ये 3i हो जाएगा, वहां 3j, यहां भी 3j, वहां भी 3j, यहां भी 3j, तो 6j हो जाएगा, 6k - 8k 2k, देख लो। बट ये ना एक वेक्टर आया, लेकिन उसके समांतर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, उसके समांतर कैसा चाहिए, यूनिट। तो मेरे भाई बताओ इस रिजल्टेंट के समांतर अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए यानी आर कैप चाहिए, तो आर कैप निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जब भी कभी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हुआ करे तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड हो उसको डिवाइड करा दो। तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना पहले, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका परिमाण। तो बताइए अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर की बात करता हूं, कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होना चाहिए, मैं अलग से बताता हूं इसको निकाल के। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, बताइए। तो फाइनली देखिए 36 9 45, 45 4 49, तो मुझे मैग्नीट्यूड 7 नजर आया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो 7 से तुम यहां डिवाइड भी कर दो, तो ये हो जाएगा 3i + 6j - 2k डिवाइड 7, है ना। तो ऐसा कोई उत्तर है 3i + 6j - 2k और डिवाइड 7, चेक कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाएगा, चेक करो। तो सवाल कठिन नहीं था, एकदम इजी सवाल था, कुछ नहीं करना था, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बलों जिनमें प्रत्येक का परिमाण f है, दो बल है जिनमें से प्रत्येक का परिमाण f है, का परिणामी यानी रिजल्टेंट भी f है, वेरी गुड। तो दोनों बलों के बीच का कोण, ये बराबर बल वाला कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरी में मैंने बराबर बल वाले कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। सर बराबर बल वाला क्या कॉन्सेप्ट था, तो कहना बराबर बल वाला कॉन्सेप्ट ये था कि जब दो बराबर बल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट r बराबर होता है 2p cos θ/2। जब दो बराबर बल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट r बराबर होता है 2p cos θ/2। तो सर इन्होंने कहा है रिजल्टेंट भी f है, बराबर बल भी f है, देख लो रिजल्टेंट भी f है, बराबर बल भी f है, सॉल्व कर दिए। तो इसको सॉल्व करना एकदम आसान है, कैसे सर, एक तो देखो f से f कैंसिल कर दीजिए, सर 1/2 इधर आएगा और cos θ/2 इधर आएगा, देख लो आएगा। और cos 1/2 कितना होता है, कहना ये cos 60 डिग्री होता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं कितना आंसर आना चाहिए, तो cos से cos उड़ा दीजिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर, थीटा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, थीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। तो सवाल की गहराई को समझने की कोशिश करिए, सवाल कहना क्या चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी तड़ पर एक साथ 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल लगते हैं, है ना। तो बताइए तड़ पर कुल बल क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। देखो इन्होंने ये तो बोल दिया कि P का मान 4 न्यूटन है, इन्होंने ये भी बोल दिया कि Q का मान 3 न्यूटन है। देखो तो तड़ पर कुल बल बताना है, कुल बल कितना है, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने एक बात की चर्चा नहीं की है, और वो बात है थीटा। थीटा इन्होंने कहीं बताया नहीं। अगर थीटा ये कहीं पर बता देते ना तो रिजल्टेंट एक्यूरेट बता देता है, इसका एक्यूरेट मान कितना होना चाहिए। लेकिन जब भी कभी थीटा नहीं बताया जाए तो थीटा का मान तो 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जब थीटा का मान 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सके, तब ध्यान रखना रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मान हो सकता है वो P + Q हो सकता है।
P प्लस Q हो सकता है, और मिनिमम मान कितना हो सकता है सर, मिनिमम मान हो सकता है P माइनस Q। ये देखो ये दोनों मान हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान P प्लस Q यानी 4 प्लस 3 7 न्यूटन, P माइनस Q 4 में से 3 घटा दीजिए 8 न्यूटन, चेक कीजिए। तो 7 न्यूटन और 8 न्यूटन के बीच में इसका मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कहा जा रहा है कि I प्लस जे व J प्लस K के बीच का कोण बताइए। इस बार इन्होंने दो वेक्टर दे दिए, उनमें से एक वेक्टर है I प्लस J और दूसरा वेक्टर क्या है सर, दूसरा वेक्टर है J प्लस K। दूसरा वेक्टर क्या है सर, दूसरा वेक्टर है J प्लस K। और बोला ये जा रहा है कि बताइए बीच का कोण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसके बीच का कोण। तो कहना अगर इसके बीच का कोण आपको निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को इनका परिमाण चाहिए। इसका बताइए मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड √2 भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर, इसका मैग्नीट्यूड भी √2 है। चेक कीजिए सर, आपने दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैंने कहा यस निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं करना है। दो वेक्टर के बीच का जब भी कभी कोण कॉस थीटा निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। ये फॉर्मूला होता है A डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, ये तो होता है। चलिए इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल के देखिए कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट। तो कहना अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो I का मल्टीप्लाई I वाले के साथ, उधर I नहीं है, J का मल्टीप्लाई J वाले के साथ 1, और K इधर नहीं है, K उधर है, तो K का मल्टीप्लाई K वाले के साथ वो भी नहीं करवाना, वो भी 0 है। तो इसका मतलब I का मल्टीप्लाई I वाले के साथ 0, J का मल्टीप्लाई J वाले के साथ 1, और डिवाइड बाई वेक्टर A, डिवाइड बाई वेक्टर A। तो वेक्टर A का मान कितना है √2, और वेक्टर B का मान कितना है सर, वेक्टर B का मान भी है √2। बताइए, तो अगर √2 में रखूं तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, थीटा बराबर 1/2 में हो जाएगा 60 डिग्री। देख लो, तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकला है 60 डिग्री। तो ये सवाल कठिन नहीं होते, एकदम आसान होते हैं। बस आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए कि cos थीटा बराबर A डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। बस इसको लगाइए और खटाखट आपका उत्तर आ जाएगा। चलो आगे देखिए 17वां नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है। इन्होंने बोला है कि मेरे पास 3 सदिश A B C के परिमाण क्रमशः 12, 5 और 13 है। क्रमशः 12, 5 और 13 है, और A B C के बारे में कहा है A प्लस B बराबर C। इन्होंने A B C के परिमाण दे दिए 12, 5, 13। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए साथ। और ये भी कहा है A प्लस B C है, या फिर आप इसको ऐसा भी लेते हैं कि C बराबर बोला जा रहा है A प्लस B। बताइए ऐसा भी तो कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या है सर, अर्थ ये है कि A और B का जो रिजल्टेंट होगा वो C के बराबर होगा। A और B का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा सर, A और B का रिजल्टेंट सर C के बराबर होगा। ठीक है सर, वेरी गुड। अब अगर A और B का रिजल्टेंट C के बराबर है, ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनका रिजल्टेंट C के बराबर आ जाए। अब आगे बात सुनो, 12, 5, 13 से मुझे एक बात समझ में आती है कि 12, 5, 13 हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मैंने कहा एक काम करो सर, बना लो। 12, 5, 13 हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मैंने बना लिया। तो A इन्होंने कितना बोला है सर, A की वैल्यू इन्होंने 12 बोली है मैग्नीट्यूड के अनुसार। B का मान कितना बोला है सर, B का मान 5 बोला है, और C का मान क्या बोला है सर, C का मान 13 बोला है, ऐसा बोला है। फिर ये देखिए कि कोण किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कहना कोण बोला जा रहा है A व B के बीच। तो आप मुझे बताइए A और B के बीच कितना कोण बन रहा है, तो A और B के बीच A ये B ये साफ साफ नजर आ रहा है कि A और B के बीच 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री का बताइए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। तो आप लोग देख लिया करिए, अगर ट्रिपलेट बन रहा है डायरेक्ट आप समकोण त्रिभुज बनाइए और उसके बाद बड़े आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई हेडेक ही नहीं है ना। बस हाँ, जैसे कि A और B का है तो डायरेक्ट मैंने 90 डिग्री बताया। अगर यही B और C का पूछता तो ये वाला एंगल निकालना पड़ता, A और C का पूछता तो ये वाला एंगल निकालना पड़ता, फिर इसको अल्फा बीटा मानने पड़ते, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा जो भी हमारे फॉर्मूले में लिखा होता, मतलब ऑप्शन में लिखा होता, वो लगाना पड़ता फिर, है ना। चलो आगे देखिए, जैसे कि 18वां नंबर देखिए क्या है, 18 नंबर बोला जा रहा है कि मेरे पास कहा जा रहा है कि A क्रॉस B का जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है, यानी A क्रॉस B जब मैंने निकाला
तो उसका जो मैग्नीट्यूड मेरे पास निकल के आया है वो बताइए ए डॉट बी के बराबर, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है ए और बी के बीच का कोण बताइए। आसान सवाल है, बताइए ए क्रॉस बी कितना होता है। कह देना ए क्रॉस बी होता तो वैसे ए बी साइन थीटा है, और आगे तुम्हारा एन कैप और लगता है, लेकिन एन कैप की जगह पर, एन कैप की जगह पे मुझे कुछ नहीं लिखना क्योंकि इन्होंने परिमाण की बात की है, परिमाण मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या होता है सर, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। जल्दी बताइए, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई बराबर कर देता हूं तो ए बी से ए बी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा जो कि इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ एकदम इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि a प्लस बी बराबर सी, बहुत ध्यान सुनना, a प्लस बी वेक्टर फॉर्म में भी बराबर है, यानी c बराबर लिखा हुआ है a प्लस बी, यानी a और b का परिणामी c है। और यह भी कहा जा रहा है कि a और b को जब आपस में जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, c के। तो याद करो, मैंने आपको बताया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट p प्लस क्यू कब होता है। कहना दो वेक्टर का रिजल्टेंट p प्लस क्यू सर तभी होता है जब दोनों के दोनों वेक्टर जो है एक ही दिशा में होते हैं। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तभी तो उनका रिजल्टेंट p प्लस क्यू होता है। बताइए, तो अगर c a और b का परिणामी है, और तुम ये भी कह रहे हो कि c जो है वो a प्लस बी है, सुनना ध्यान से, तुम ये कह रहे हो तो कि सी ए और बी का परिणामी रिजल्टेंट है, और ये भी कह रहे हो सी ए प्लस बी है। तो इसका अर्थ ये है कि सी जो होगा या सी तब मिलेगा आपको जब पी और क्यू एक ही दिशा में होंगे। जब पी और क्यू एक ही दिशा में होंगे, या फिर आप सीधा सीधा ए और बी कर दो, जब ए और बी एक ही दिशा में होंगे तब कहीं जाके आपको कह सकते हो सी मिलेगा डायरेक्ट ए प्लस बी। रिजल्टेंट तो मान लो है ही, है ना। तो एक ही दिशा का मतलब क्या हुआ सर, एक ही दिशा का मतलब हुआ 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बताना है आपको, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर देखिए, न्यूनतम कितने असमान समतली सदिशों का योगफल 0 हो सकता है। मुझे एक तो असमान लेने हैं और समतली, तो अगर यही क्वेश्चन में समान लिखा होता है, न्यूनतम कितने समान समतली सदिशों का परिणामी 0 हो सकता है, समान लिखा होता समान, तो समान में तो कहते कि सर कुछ नहीं, अगर आगे की ओर p लगाया है तो पीछे की ओर भी p लगा दो, तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालते तो डायरेक्ट p माइनस p हो जाता सर, 0 आ जाता। तो समान समतली में पूछा जाता है कि न्यूनतम कितने समान समतली का सदिश का परिणामी 0 हो सकता है। तो कहना न्यूनतम अगर समान में पूछा जाता तो आप लोग दो समान सदिश लगा दीजिए, रिजल्टेंट 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है असमान में पूछा जाए कि न्यूनतम कितने असमान सदिश हो सकते हैं जिनका परिणामी 0 हो सकता है, तो कहना इसके लिए आपको फिर 3 कम से कम सदिश चाहिए, P, Q और R। ये तीनों आपस में बराबर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट 0 हो जाए। कैसे सर, ऐसा ऐसे हो सकता है कि P और Q का जो रिजल्टेंट होगा, P और Q का रिजल्टेंट वो R के अपोजिट हो जाए, P और Q का रिजल्टेंट R के अपोजिट हो जाए और मान में बराबर हो जाए। बताइए, ऐसा हो सकता है P और Q का रिजल्टेंट R के बराबर हो जाए, दिशा में अपोजिट हो जाए, इसका अर्थ ये हुआ सर, इसका अर्थ ये हुआ इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो न्यूनतम कितने असमान सदिश का परिणामी 0 हो सकता है, 3। समान सदिश लिए पूछा था 2। आगे देखिए 21 नंबर देखिए, क्या A क्रॉस B सदिश A क्रॉस B होता है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि सर देखो, अगर मेरे पास दो वेक्टर A और दूसरा वेक्टर B ऐसे है, मेरे पास दो वेक्टर A और B ऐसे हैं, तो A क्रॉस B की दिशा कहां होनी चाहिए। तो कहना अगर दो वेक्टर A और B ऐसे हैं और मुझे A क्रॉस B की दिशा निकालनी है, तो ऐसे दायां हाथ की हथेली रखने लगाते हैं, ऐसे अंगूठा बाहर की ओर, तो ये जो आपका सदिश आया ना, ये मार्कर ऐसे बाहर की ओर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा सदिश मिलता है सर, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मिलता है मुझे A क्रॉस B। ठीक है, तो A क्रॉस B जो होता है बच्चा,
वो टिस्टे परपेंडिकुलर है, कहना ए क्रॉस बी, सर ए तो ए के परपेंडिकुलर है, और दूसरा ए क्रॉस बी टिस्टे परपेंडिकुलर है, सर दूसरा ए क्रॉस बी सर बी के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी ए टी बी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी बी टी बी परपेंडिकुलर होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब आगे सुनो, अगर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बीटा डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी 0 होगा, ए क्रॉस बीटा डॉट प्रोडक्ट सर बी के साथ भी 0 होगा। बताइए, दोनों बातें क्लियर है ना? तो सदिश ए के समांतर, सदिश बी के लंबवत, सदिश ए और बी दोनों के लंबवत, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, दो बलों के महत्तम और न्यूनतम परिणामों का अनुपात, रिजल्टेंट का अनुपात 5:3 है। तो बलों का परिणामी, यहां भी परिणामी नहीं होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए था, है ना? थोड़ा सा लैंग्वेज है, कभी कभी टाइपराइटर से भी गलती हो जाती है, परिमाण होना चाहिए था, परिमाणों का अनुपात। मतलब यहां पर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ना होना था, यहां होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां क्या होना चाहिए था सर? यहां होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये सवाल होगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि दो बलों का महत्तम और न्यूनतम परिणामों का अनुपात 5:3 है। यहां भी मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए था, यहां पर भी क्या लिखा होना चाहिए था? मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए था, है ना? परिमाण कर देना। तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो ढंग से नोट करेंगे। तो जब चीजें हम लोगों को पता रहती है ना, जैसे कि मैं आपको एक बताऊं बात, अगर आप भी जब फिजिक्स के बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाओगे, बहुत अच्छे से फिजिक्स आने लगेगी ना, तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि यहाँ स्टेटमेंट में क्या डलती है ना? वही चीज है। तो दो बलों का अधिकतम, तो याद रखना दो बलों का अधिकतम होता है P+Q, न्यूनतम होता है P-Q। सर इसका अनुपात है 5/3। इन्होंने बलों के परिमाणों का अनुपात पूछा है। तो मेरे भाई बलों के परमाणु का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 3q। सर ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3p - 5q। बताओ। उसके बाद 3p कुछ मिस्टेक हो रही, हर जगह 3 थोड़ी ना आएगा, यहां पर आएगा 5। भाई 5 से मल्टीप्लाई किए ना, ये हो जाएगा 5p - 5q। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको इधर भेजूं, इधर इसको इधर, तो मुझे जो साफ साफ नजर आ रहा है वो 2p = 8q हो जाएगा। देख लो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि p/q कितना हो जाएगा, तो 8/2 यानी 4:8। बताइए, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो इसके अनुपात का सही आंसर जाएगा 4:1 के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 23वां नंबर। अच्छा सवाल है। यदि सदिश p x y z अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा का कोण बनाएं, तो sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर गामा बताइए। याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यदि कोई वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अगर इन तीनों को जोड़ के निकालते हैं तो सर इसका योगफल 1 आता है ना? तो सर अगर इनका योगफल 1 आता है मेरे बच्चा, तो मुझे ये बताइए, अगर यही मान साइन में पूछा जाए तो क्या होगा? तो साइन में निकालने के लिए क्या करना होता है कि cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 - sin स्क्वायर अल्फा करना होता है बस। और जब 1 - sin स्क्वायर अल्फा करना होता है तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा, सभी ऐसा करते करते जब आप निकालोगे तो निकाल के देखिएगा, ये साइन में जो मान आता है वो 2 के बराबर आता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। यदि द्रव्यमान पर आरोपित बल, कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला तो आपको पता होता है, लेकिन वो उसका जो मान है ना, वो वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। किस फॉर्म में दे देते हैं सर? वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये वाला प्रश्न, कि किसी द्रव्यमान पे आरोपित बल F इतना है जो कि द्रव्यमान को 8 मीटर/सेकंड² से त्वरित करता है। द्रव्यमान का मान बताइए। तो इससे पहले पूरा सवाल सॉल्व हो, इससे पहले आपको बल F का मान बताना पड़ेगा कितना होना चाहिए। मेरे भाई अगर मैं बल F का मान पूछूं कितना होगा, तो 6i - 8j + 10k को जोड़ दीजिए, स्क्वायर काटिए, मतलब मैं परिमाण निकालने वाला हूं।
मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूं तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। चेक कीजिए। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये जाके मुझे जो नजर आ रहा है वो 10√2 नजर आ रहा है। सर बल का मान तो 10√2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं F बराबर m इंटू ए कीजिए तो F का मान 10√2, m का मान कितना है सर? m का मान का ये द्रव्यमान मुझे निकालना है और एक्सेलरेशन 1, त्वरण देखिए 1 है, तो यहां से m का मान आ जाएगा 10√2 और kg, 10√2 kg। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अलग से पूछा जाए तो भी आप बताइए। निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश है? आप मुझे बताइए इनमें से वो कौन सा समूह है जिसमें सभी राशियां सदिश है? आप जल्दी से देख के बताइए सभी राशियां सदिश कौन सी है। तो कहना द्रव्यमान सर, पहली बात तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश। कार्य अदिश राशि है ना। बल विस्थापन आवेश, आवेश अदिश राशि है। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र बोलिए, संवेग, त्वरण, सर ये सब की सब जो है ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है सर, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक सदिश राशि है। और प्रश्न भी यही तो था कि निम्नलिखित में उस समूह की बात कीजिए जो सभी राशियां कैसी है? सदिश है। चेक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। यदि तीन बल F1 F2 F3, देखो F1 F2 F3 के मान देखिए कैसे दिए गए सर। F1 F2 F3 के मान को थोड़ा गौर से देखिए तो 3 4 5 है ना सर। 3 4 5 है तो यहीं से मुझे निष्कर्ष पता चल गया कि कन्फर्म ये परपेंडिकुलर मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 3 4 5, 3 क्या है? F1, तो F1 की वैल्यू 3, F2 की वैल्यू 4 और F3 का मान कितना है सर? F3 का मान 5। देख लीजिए, कर लिया, एकदम आसान सवाल। फिर क्या बोला जा रहा है? F1 F2 के बीच का कोण बताइए। F1 F2 के बीच का है तो कहना F1 देखो सर ये है, F2 ये है और दोनों के बीच का एंगल जो मुझे नजर आ रहा है वो 90 डिग्री नजर आ रहा है। कितना? 90। तो सही आंसर 90 के साथ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये एंगल ना पूछकर F1 और F3 के बीच का एंगल पूछ लेता। तो F1 F3 के बीच के एंगल को आप अल्फा मान लीजिए। फिर ये देखना ऑप्शन में वो कॉस अल्फा में ऑप्शन पूछ रहा है तो 3/5 बताइए, समझो। अगर वो साइन अल्फा में आंसर पूछ रहा है तो 4/5 बताइए। अगर वो tan अल्फा में आंसर पूछ रहा है तो 4/3 बताइए। तो कोई भी इसमें से पूछा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस में है ऑप्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर देखिए। कोई बल F का मान इतना दिया है कि मेरे पास कोई बल है, इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। उन्होंने बल F का मान दे रखा है 2I + 5J और फिर क्या है? कह रहा है कि किसी कण को S, इन्होंने विस्थापन S का मान भी दे दिया है 5I + 6J, देख लो। और फिर बोला जा रहा है कि अगर कार्य बताइए, कार्य पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई अगर दो वेक्टर के बीच में कार्य तुमसे पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना, बल के साथ विस्थापन का मल्टीप्लाई कीजिए, कार्य मिल जाएगा। तो अगर मुझे बल गुणे विस्थापन करना है तो I का मल्टीप्लाई I के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है बच्चा, डॉट। तो 5 दूनी 10, 5 6 30, J का मल्टीप्लाई J के साथ। तो फाइनली देखिए जो मुझे कार्य पता चला वो कितना पता चला सर? कार्य मुझे मिल गया 40 जूल। कितना मिल गया? 40 जूल। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 40 जूल के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दे दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन जब भी कभी आपको सॉल्व करना हो तो आप उन क्वेश्चन का ना स्टॉप करके ना एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए। 3 और 5 न्यूटन या 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच का एंगल 60 डिग्री, अदिश गुणनफल बताओ। अब आप मुझे बताओ दो सदिश का अगर मुझे अदिश गुणनफल चाहिए यानी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, कैसे निकालते हैं? तो कहना AB cos थीटा लगाते हैं सर AB cos थीटा लगाते हैं। AB cos थीटा से आंसर आ जाएगा A का मान 3 है, B का मान 5 है और ये cos 60। अब आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है? तो कहना 5 थी 15, cos 60 1/2, 15 का 1/2 करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। इसका आंसर 7.5 के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर मैंने 28 क्वेश्चन लिए थे वेक्टर से। वैसे मैं आपको बता दूं एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहा है। जैसे इससे पहले जब मैंने यूनिट वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें लगभग मैंने 65 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। वेक्टर वाले क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो 65 और 28 जाते कितना हो रहा जाते 95 93 के आसपास। इसके बाद अभी मेजरमेंट आएगा, उसमें कम से कम मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कम से कम 50। तो आप ये मत सोचिए रहे कि एक चैप्टर में बहुत, वो यूनिट के हिसाब से देखिए ना, तो कम से कम 1100-1200 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर पसंद आया हो तो बगल में रेटिंग जरूर कीजिए, साथ साथ असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं 8 असाइनमेंट आपको ये पीडीएफ वाली मिल रही है प्रॉपर, बगल में लेक्चर के बगल में असाइनमेंट है। अभी इसके बाद मैं डबल कॉलम की भी एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें यहाँ 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 हर जगह क्वेश्चन होंगे A4 साइज में, और वो A4 साइज जो है ना आप बाहर से प्रिंट आउट भी कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बाद में करिए। लेकिन जो मैं A4 साइज पेपर क्वेश्चन दूंगा ना उसमें क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा या हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। जैसे वेक्टर के मैंने अभी 28 क्वेश्चन सॉल्व कराए, फिर जब मैं डबल कॉलम में पीडीएफ दूंगा ना हो सकता है उसमें वेक्टर के 40 क्वेश्चन हो, 28 यही वाले होंगे, 12 मैं और डाल दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो लेक्चर है हमारा वो मेजरमेंट का है, हम लोग मेजरमेंट को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।